हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत देखिए, बेहद आसान भाषा में ये सारा नोट्स बनाया गया है और इसको आप चाहें तो लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी लिख सकते हैं। जब हम शिक्षण के सिद्धांत की बात करते हैं तो शिक्षण का सिद्धांत क्या है, यानी कि जब हम कोई चीज़ पढ़ाते हैं, बच्चों को टीचिंग कराते हैं, तो कुछ सिद्धांतों का पालन किया जाता है। उन्हीं सिद्धांतों को हम लोग शिक्षण के सिद्धांत कहते हैं। देखिए, शिक्षण करने की प्रक्रिया में हम कुछ आधारों का अनुगमन करते हैं। अनुगमन का मतलब उनके अनुसार चलते हैं। इन्हीं आधारों और मान्यताओं को शिक्षण के सिद्धांत कहा जाता है। इनके निम्नलिखित सिद्धांत हैं। अगर हम इन सिद्धांतों पर चलेंगे तो शिक्षण प्रक्रिया आसान हो जाएगी और छात्रों को या बच्चों को बहुत आसानी से सारी विषय वस्तु समझ में आएगी। तो सबसे पहले क्या है, शिक्षण के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत। अब प्रेरणा का सिद्धांत यानी कि इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर बच्चे या छात्र कभी कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा। एक दो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो बहुत डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है। तो वहाँ पर उनको चाहिए कि कोई उनको मोटिवेट करे। तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेरणा का सिद्धांत। यानी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीचिंग में। अब इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ के समझते हैं, फिर समझ में आएगा। मानव स्वभाव है कि जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम किसी कार्य को और भी ज़्यादा लगन और उत्साह से करते हैं। मतलब जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमें और मज़ा आता है उस कार्य को करने में। और जब कोई हमारी आलोचना करता है तो थोड़ा बुरा भी लगता है। लेकिन हम यहाँ आलोचना की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं जब कोई हमारी प्रशंसा करता है, हमें थोड़ा सा मोटिवेट करता है, प्रेरणा देता है, तो हमें किसी कार्य को करने में और ज़्यादा लगन के साथ करते हैं। यह प्रशंसा और शाबाशी ही मनोविज्ञान की भाषा में प्रेरणा कहलाती है। यानी जो हमें शाबाशी मिलती है, प्रशंसा मिलती है, मनोविज्ञान की भाषा में इसे ही प्रेरणा कहते हैं। प्रेरणा ही प्राणी को क्रियाशील बनाती है। व्यक्ति को प्रत्येक क्रिया जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है प्रेरणात्मक होती है। यानी व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है वो प्रेरणात्मक होती है। वास्तव में प्रेरणा वह प्रक्रिया है जो समस्त प्रकार के शिक्षण को प्रारंभ करती है और जारी रखते हुए पूरा होने तक चलती रहती है। तो आप समझ गए प्रेरणा का सिद्धांत क्या है। बहुत ही आसान है, सारे सिद्धांत आपको आसान मिलेंगे, बस आपको थोड़ा सा पढ़ना है। एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा है हमारा क्रिया का सिद्धांत। अब क्रिया का सिद्धांत क्या है? इसका अर्थ है करके सीखना। आपने विज्ञान की बुक देखी होगी तो उसमें लिखा होता है आओ करके सीखें। यानी एक्सपेरिमेंट करें, कोई चीज़ प्रयोग करें, फिर जो रिजल्ट आए उसके आधार पर हम अपने शिक्षण को आगे बढ़ाएं। तो उसको बोलते हैं क्रिया का सिद्धांत। यह सिद्धांत बाल मनोविज्ञान का आधारभूत सिद्धांत है। इसमें सीखने वाले का पूरी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रहना परम आवश्यक है। सीखने वाले यानी छात्र का आधुनिक शिक्षण विधि में करके सीखने के सिद्धांत का पूर्ण रूपेण पालन हो रहा है। आजकल क्या हो रहा है, हर एक चीज़ को विजुलाइज किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है। आजकल तो जो है अब ब्लैक बोर्ड तो रहा नहीं कि चौक से पढ़ाया जाता है। बहुत कम ही ऐसे जगह है जहाँ पर चौक से पढ़ाया जाता है। अब तो जो है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ गए हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें दिखाई जाती है पर्टिकुलर कि ब्रह्मांड क्या है या कोई भी चीज़ है साइंस में पार्ट ऑफ बॉडी वो उसको आपको अच्छे से दिखाया जाता है। तो उसका मतलब क्या है, क्रिया का सिद्धांत वहाँ पर लागू हो रहा है, यानी आपको करके दिखाया जाता है। तो टीचिंग में ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर तीसरा है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत का मतलब इंटरेस्ट। आपको मज़ा आना चाहिए। जब आप कोई विषय वस्तु पढ़ें तो आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। तो रुचि के सिद्धांत के अनुसार शिक्षण कार्य ऐसा हो कि सीखने वाला उसे तन्मय होकर सीखे। तन्मय मतलब बहुत उत्तेजित होकर के,
लगन के साथ सीखें। आपने देखा होगा कोई कोई टीचर ऐसे पढ़ाते हैं कि बच्चे एकदम बहुत ही ध्यानपूर्वक उनको सुनते हैं। जैसे अभी आप बात करें विकास देव विकीर्ति जी की, जो हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित सर हैं, खासकर यूपीएससी के क्षेत्र में। अवध ओझा सर की बात करें तो जब अवध ओझा सर की खासकर जो मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं वो बच्चे बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो ये ऐसे टीचर हैं जिनकी बात को लोग सुनते हैं, क्योंकि ये इनका तरीका अलग है, रुचि ला देते हैं। तो वही चीज़ है कि शिक्षक को चाहिए कि ऐसे पढ़ाया जाए ताकि बच्चों में रुचि आए। देखिए, शिक्षक शिक्षण सामग्री को इस तरीके से प्रस्तुत करे कि कक्षा का अनुशासन भी बना रहे और अधिगमकर्ता सीखने के प्रति सक्रिय रहे। साथ ही शिक्षण कार्य विद्यार्थी की इच्छा, आवश्यकता और आसपास के परिस्थितियों के अनुकूल हो। मतलब ये देखना चाहिए कि विद्यार्थी किस ढंग से सीखना चाहता है, उसको कितनी आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है और आसपास की परिस्थिति कैसी है। उसके अकॉर्डिंग अगर उसको शिक्षा देंगे तो उसको मज़ा आएगा और वो इंटरेस्ट के साथ में पढ़ेगा। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो क्रिया का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और इसके पहले प्रेरणा का सिद्धांत, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान है सारी चीज़ें। चौथा सिद्धांत है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। तो ये भी बहुत आसान है, यानी कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हमको पढ़ाई छोड़िए, कोई भी कार्य करते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। तो इसी तरह जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसका भी कोई ना कोई उद्देश्य या लक्ष्य होता है, तो और होना भी चाहिए। कोई भी कार्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है और वह कार्य उस उद्देश्य की प्राप्ति तक चलता रहता है, यानी कि जब तक हम उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं करते तब तक कार्य करते रहते हैं। कार्य करने वालों को कार्य के उद्देश्य से पर्याप्त प्रेरणा मिलती है। तो ये सारी चीज़ें कितनी आसान है। फिर देखिए, जो पांचवा सिद्धांत है आपका नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का मतलब क्या होता है? एक योजना बना करके। जैसे आप जब पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए किसी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, आप एक योजना बनाते हैं, एक शेड्यूल बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं कि इतने बजे हमें ये पढ़ना है, इतने बजे ये पढ़ना है, इतने बजे खाना है, सब कुछ मतलब आप डिसाइड पहले से कर लेते हैं। तो उसे ही बोलते हैं नियोजन का सिद्धांत। तो एक शिक्षक को भी चाहिए कि वो नियोजित ढंग से विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष या विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करें। शिक्षण हो या कोई भी कार्य हो, उसका पूरा होना इस बात पर निर्भर करता है कि वह कार्य योजना बनाकर किया गया या नहीं। शिक्षण करते समय प्रत्येक शिक्षक को अपने शिक्षण योजना बनानी चाहिए। मतलब कोई भी अध्यापक है, शिक्षक है, उसको अपनी एक योजना बनानी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो वो पढ़ाई ज़्यादा सफल होगी। तो ये नियोजन का सिद्धांत है। फिर है चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत आज के युग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। खासकर जो आजकल पढ़ाई की जाती है उसमें चयन का सिद्धांत बहुत ज़रूरी है। चयन का सिद्धांत कहने का मतलब ये है कि क्या चीज़ हमको पढ़नी चाहिए और क्या चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। जैसे जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको यूपीएससी की तैयारी की बात करें, तो देखिए जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं, इसकी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। नहीं तो आपको बहुत सारी बुकें आप ख़रीद लेते हैं और आप वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती हैं। तो चयन का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए और हर एक शिक्षक को पता होना चाहिए। चयन के सिद्धांत के अनुसार ही शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली उपयोगी तत्वों का चयन कर लेना चाहिए। उपयोगी तत्वों का मतलब जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की हैं उनको ही हम पढ़ें। अनुपयोगी तत्वों को छोड़ देना चाहिए। एक प्रकरण में केवल उन्हीं तत्वों या विषम सामग्रियों को लेना चाहिए जिससे उद्देश्य की प्राप्ति समय के अंदर तथा सफलतापूर्वक हो सके। अब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमें सारी चीज़ों को पढ़ना चाहिए, सारे सिलेबस को पढ़ना चाहिए, ताकि जो हमारा उद्देश्य है या जो हमारा लक्ष्य वो हमको जल्दी और समय के अंदर प्राप्त हो जाए सफलतापूर्वक। तो ये चयन का सिद्धांत होता है। सातवां है विभाजन का सिद्धांत।
अब विभाजन का सिद्धांत देख लीजिए। स्वयं देखिए, शिक्षण स्वयं में व्यापक प्रक्रिया है। इसको सफल बनाने का सबसे सरल तरीका यह है कि इसको विभाजित करके पढ़ाया जाए। शिक्षक को चाहिए पाठ्य वस्तु को विभाजित करके सरल से कठिन की ओर अग्रसर हो, ताकि तारतम्यता यानी क्रमबद्धता बनी रहे और संप्रेषण व्यवहारिक बना रहे। इसे लघु सोपानों का सिद्धांत भी कहते हैं। सोपान का मतलब क्या होता है? एक सीढ़ी नुमा यानी पहले छोटे टॉपिक पढ़ाए जाएँ, ऐसे 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 फिर। और हमारी पढ़ाई आजकल ऐसी ही है, यानी कि जब हम देखिए किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो पहले उसके बेसिक को समझाइए कि ये क्या है, क्यों है, फिर उसके सिद्धांत में जाइए, फिर और ज़्यादा उसको डीप में पढ़ाइए। विभाजन का सिद्धांत है मतलब एक टॉपिक को आप विभाजित कर दीजिए। ऐसा नहीं कि पहले ही आप सिद्धांत बताने लगे। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को साइकिल चलाना सिखाना है, आपका बेटा है, आपका मित्र है, आपका भाई है, आप उसको साइकिल चलाना सिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उसको साइकिल के बारे में बताना चाहिए कि ये साइकिल क्या है, थोड़ा उसको बेसिक बतानी चाहिए। फिर आपको उसको पहले ही नहीं ऐसे दे देना चाहिए कि लो चलाओ, नहीं, पहले बेसिक बताओ। उसको पहले से ही बता दो ये ब्रेक है, पैडल है, ये गद्दी है, ये कैरियर है, सारी चीज़ उसको बता दो। फिर उसको बताओ कि ऐसे करना है तो चलेगी, ऐसे पैडल मारना। कहने का मतलब यही चीज़ें पढ़ाई में भी लागू होती हैं। सबसे पहले आपको बेसिक बताना चाहिए। कोई भी टॉपिक, मान लीजिए आप मुग़ल काल पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो सबसे पहले आपको ये नहीं कि सीधे बाबर से स्टार्ट कर दिए, बाबर आया भारत में आक्रमण किया, वो क्या, नहीं। सबसे पहले आप बताइए मुग़ल क्या है, मुग़ल शब्द क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये सारी चीज़ें। तो इसको बोलते हैं विभाजन का सिद्धांत। फिर है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत भी टीचिंग में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। आवृत्ति का मतलब बारंबारता, यानी जब हम कोई चीज़ हमें नहीं याद होती तो हम क्या करते हैं, जब कोई चीज़ नहीं याद होती तो हम क्या करते हैं, बार बार उसको पढ़ते हैं। तो वही चीज़ है आवृत्ति का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि किसी क्रिया या विषम वस्तु को सीखने पर आत्मसात करने के बाद उसको कई बार दोहरा लेना चाहिए। इससे विषय का ज्ञान टिकाऊ एवं उपयोगी हो जाता है। थॉर्नडाइक ने इस अभ्यास को नियम की संज्ञा दी है। एक थॉर्नडाइक हैं, उन्होंने इसी को अभ्यास के नियम की संज्ञा दी है। ये अभ्यास का नियम है। आवृत्ति के सिद्धांत को उन्होंने कहा है अभ्यास का नियम, थॉर्नडाइक ने। तो इसमें क्या होता है कि हम किसी चीज़ को जब बार बार रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं, तो चीज़ हमारे दिमाग में टिकाऊ हो जाती है, बैठ जाती है एकदम। तो ये आवृत्ति का सिद्धांत है। फिर है रचना का सिद्धांत। तो रचना का सिद्धांत मतलब शिक्षण प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि बालकों को रचनात्मक शक्ति प्रदान करे, यानी बालकों का रचनात्मक विकास हो, उनमें कोई चीज़ बनाने की क्षमता आ जाए। अक्सर होता क्या है कि भारत में शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि लड़के बीए कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आप कोई काम कर पाएंगे, क्या आप मोटरसाइकिल बना पाएंगे, क्या आप मोबाइल बना पाएंगे, क्या आप कंप्यूटर चला पाएंगे, तो कहते हैं नहीं। मतलब सोचिए, बीए कर लिए, एमए कर लिए, फिर भी कोई रचनात्मक कार्य नहीं सीख पाया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसलिए सरकार अब रचनात्मक कार्यों को भी बढ़ावा दे रही है, यानी कि कुछ वे स्किल भी सीखें, कौशल भी सीखें। तो वही चीज़ है रचनात्मक शक्ति का विकास हो उनके। ज़रूरी नहीं कि उनको नौकरी ही, सरकारी जॉब ही मिल जाए। सरकारी जॉब नहीं मिले फिर भी वो अपना गुजारा कर सकें, कुछ उनके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। तो ये है रचना का सिद्धांत। फिर है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। अब मैं इसको पहले समझा देता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ। ध्यान से सुनिए, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत क्या है। वैयक्तिक मतलब व्यक्ति, वैयक्तिक का मतलब क्या होता है, व्यक्ति, और भिन्नता का मतलब अलग अलग। अब देखिए, एक क्लास में मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो उस क्लास में अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। कोई कमज़ोर है, कोई मध्यम है, कोई बहुत तेज़ है। तो मतलब जब टीचर पढ़ाए क्लास में, तो उस टीचर को ध्यान में रखना चाहिए कि इस क्लास में
तेज़ बच्चे भी हैं, स्लो बच्चे भी हैं, मतलब धीरे वाले हैं जो थोड़ा मंद बुद्धि के हैं, और मध्यम वाले, मिडिल वाले हैं। यानी कि हर एक वर्ग को, वर्ग कहने का मतलब यहाँ पर है कि उनकी पढ़ाई की क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार देखना चाहिए, सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगे बैठे हुए तेज बच्चों को ही उनके अनुसार पढ़ा के करके निकल गए, जो पीछे थोड़ा मंद बुद्धि वाला बच्चा बैठा वो सीख ही नहीं पाया, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो वही चीज़ है। अब ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मंद बुद्धि वाले बच्चे को ही पढ़ाने में लगे हैं, बाकी जो आगे तेज तर्रार बच्चे बैठे हैं उनका लॉस हो रहा है। तो मतलब एक बैलेंस बना करके पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाना चाहिए टीचर को। वही चीज़ यहाँ पर है। प्रत्येक बालक अपनी रुचि, शारीरिक, मानसिक दशाओं और योग्यताओं में एक दूसरे से भिन्न होता है। इसी को व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। एक कक्षा में कुछ मंद बुद्धि के बालक होते हैं जो विषय को बहुत देर में समझते हैं, और कुछ ऐसे छात्र भी होते हैं जो थोड़े से संकेत पर ही विषय को समझ लेते हैं। अध्यापकों को चाहिए कि वह इन दोनों प्रकार के छात्रों पर हमेशा ध्यान रखें, मतलब दोनों को साथ में लेकर चले। तो ये भी समझ में आ गया व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। फिर है पूर्व ज्ञान का सिद्धांत। अब इसको देख लीजिए, पूर्व ज्ञान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों को किसी नवीन विषय का ज्ञान उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर ही देना चाहिए। सिंपल सी बात है, यानी कि जो कोई मतलब नया ज्ञान है तो उसको बताने के पहले पुराने ज्ञान को बता देना चाहिए। उससे रिलेटेड अगर कोई पुरानी चीज़ें हैं, कोई पुराना सिद्धांत है तो उसको बता देना चाहिए। इससे क्या होगा कि उसको एक क्रमबद्ध पढ़ाई का अवसर मिलेगा और वो ज़्यादा सोचने में सक्षम होगा कि आगे फिर क्या हो सकता है। क्योंकि नए नए सिद्धांत और नए नए शोध होते रहते हैं विज्ञान में, नई नई चीज़ें आती रहती हैं। तो ऐसा नहीं कि जो नई चीज़ आ गई बस उसी को डायरेक्ट पढ़ा दिया गया, नहीं। उसके पहले उससे संबंधित जो खोज हुई है, जो शोध हुए हैं, जो सिद्धांत आए हैं, भले ही आज सिद्धांत वो मान्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी उस विषय का उसको पहले का ज्ञान कराना चाहिए। फिर है देखिए आपका जो लास्ट सिद्धांत है, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। अब मतलब इसका मतलब ये है कि टीचिंग यानी शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो हमारे जीवन से संबंधित हो। पढ़ाई लिखाई ऐसी होनी चाहिए जो हमारे जीवन को प्रभावित करे। वही चीज़ें हैं, लाइफ स्टाइल से संबंधित होनी चाहिए। देखिए, शिक्षक को किसी भी पाठ को पढ़ाते समय उन तथ्यों, पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो विद्यार्थी को उसके जीवन की क्रिया से जोड़ते हैं। यह संबंध स्थापित हो जाने पर नया ज्ञान या कौशल बालक के जीवन का स्थायी अंग बन जाता है और वह इस ज्ञान का प्रयोग जीवन में आने वाले परिस्थितियों को सुलझाने में करता है। सभी नवीन शिक्षण विधियों में इस सिद्धांत का पूर्ण रूपेण पालन किया जाता है। यानी कि आजकल जो भी शिक्षण कार्य किया जाता है शिक्षकों के द्वारा, उसमें इस सिद्धांत का पालन किया जाता है। मतलब ऐसी सारी चीज़ें बताई जाती हैं जो उनके लाइफ स्टाइल से संबंधित हो। मैंने आपको बताया है कि उनको ऐसी शिक्षा दी जाए जैसे व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, ताकि वो कोई व्यवसाय करना भी सीखें। परंपरागत शिक्षा ही ना दी जाए कि बस उनको पढ़ना लिखना सिखा दिया गया और कोई व्यवसाय करना नहीं आता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको व्यावसायिक शिक्षा भी साथ में देनी चाहिए, उनके अंदर कौशल आए। तो ये कुछ सिद्धांत रहे जो शिक्षण के सिद्धांत हैं, और शिक्षण करते समय शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए कि इन सारे सिद्धांतों का पालन हो, तो जो शिक्षण है वो सफल होगा और विद्यार्थी अच्छे से शिक्षण कार्य संपन्न कर लेगा, यानी कि सीख पाएगा। तो टोटल 12 थे, और आगे हम लोग शिक्षण से संबंधित और भी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। और इसके पहले भी मैंने कई सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। शिक्षण क्या है, शिक्षण के विशेषताएं, उसकी प्रकृति, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी, उसको आप देख सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।